सो हेलो एवरीवन। आज हम हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के मॉड्यूल के सब मॉड्यूल हाइड्रोलॉजी के लेक्चर नंबर 7 में। और आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक रन ऑफ का, जो कि मल्टीपल पार्ट में है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे पार्ट 1 का। ठीक है, तो आज अपन कवर करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द रन ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रन ऑफ। ओके, देन अपन डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रन ऑफ, about hydrograph, storm hydrograph, factor affecting the hydrograph, then base flow separation techniques and types of the stream. Okay, so one by one अपन एक स्लाइड में इसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो रन ऑफ क्या है? तो अपन ने हाइड्रोलॉजी साइकिल में देखे थे कि प्रेसिपिटेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन के बाद में इनिशियल एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है, इनिशियल एब्स्ट्रैक्शन के बाद में इवोपरेशन हो रहा है, इवोपोट्रांसपिरेशन हो रहा है, देन एडिशनल वाटर है वो इनफिल्ट्रेट हो रहा है। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन सभी एब्स्ट्रैक्शन के बाद में जो वाटर बचता है वो रन ऑफ का पार्ट होता है। ओके, तो रन ऑफ भी एक्चुअली क्या होता है कि पहले ओवरलैंड फ्लो होता है। ओवरलैंड फ्लो क्या होता है? दैट इज द पार्ट ऑफ द वाटर दैट रन्स ओवर द सरफेस and it meets to the small rails और channels. ओके, और ये जो स्मॉल चैनल्स और रेल्स हैं, जब ये मेन स्ट्रीम में जुड़ जाती हैं तो ये रन ऑफ का पार्ट बन जाती है। ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल अगर अपने पास ये एक छोटा वाटरशेड है, ठीक है, ये एक अपने पास वाटरशेड है। ओके, तो ये इसकी मेन स्ट्रीम है, मान लीजिए अपन ने, इसका डायरेक्शन ऑफ द फ्लो इस साइड है, इसका आउटलेट है ए। ठीक है, तो ये अपना वाटरशेड है, इसका टोटल एरिया जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है रन ऑफ का पॉइंट ए पे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसकी एक छोटी छोटी चैनल्स हैं। ठीक है, ये इसकी चैनल्स हैं और इन चैनल्स के भी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो जो भी वाटर है जो इस एरिया में गिरेगा तो सबसे पहले वो ट्रिब्यूटरीज में ज्वाइन करेगा। तो इसमें गिरने के बाद में ये जो मूवमेंट हो रहा है वाटर का, ठीक है, और ये छोटे रिल्स हैं, इसमें जो मूवमेंट हो रहा है ये होगा ओवरलैंड फ्लो का। ठीक है, जैसे ये ओवरलैंड फ्लो ये मेन चैनल से जुड़ेंगी या फिर ये जो मेन चैनल से स्ट्रीम से जुड़ेंगी और जो फ्लो है वो चैनल से स्ट्रीम में आएगा तो उसको अपन बोलेंगे रन ऑफ। ठीक है, और उसके पहले ये रिल्स का जो मूवमेंट है और इस एरिया का जो मूवमेंट है बाकी दूसरे एरिया का, इसको अपन बोलते हैं ओवरलैंड फ्लो। ठीक है, तो मेन क्लासिफिकेशन ओवरलैंड फ्लो रन ऑफ का यही है। दो टाइप के रन ऑफ होते हैं, एक होता है अपने पास डायरेक्ट रन ऑफ और दूसरा होता है बेस फ्लो। तो बेसिक डिफरेंस जो है डायरेक्ट रन ऑफ और बेस फ्लो का वो है टाइम। ठीक है, जो डायरेक्ट रन ऑफ होता है इट टेक्स द शॉर्टर ड्यूरेशन फॉर द रिफ्लेक्टेंस। ठीक है, तो इसका जो ड्यूरेशन ऑफ रिफ्लेक्टेंस है वो कम होता है डायरेक्ट रन ऑफ का एज कम्पेयर टू द बेस फ्लो। अगर अपन बात करें कि कभी भी रेनफॉल होती है तो आप देखने की कुछ वाटर जो अपन को तुरंत अपीयर हो जाता है विद इन मिनट्स या आवर्स में। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट रन ऑफ। और कुछ वो वाटर है रन ऑफ का जो पार्ट है वो बहुत टाइम लगाता है। ठीक है, इवन मंथ ईयर्स वगैरह में। ठीक है, तो वो वाले जो पार्ट है अपने पास रन ऑफ का उसको अपन बोलते हैं बेस फ्लो। ओके, तो डायरेक्ट रन ऑफ का पार्ट होता है सबसे पहले सरफेस रन ऑफ, जो वाटर डायरेक्टली जो सरफेस से होते हुए स्ट्रीम से चैनल्स में आ रहा है और आउटलेट में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन सरफेस रन ऑफ। ये होता है डायरेक्ट रन ऑफ का पार्ट, ये तुरंत रिफ्लेक्ट होता है। सेकंड है अपने पास प्रेसिपिटेशन ऑफ द स्ट्रीम, कुछ प्रेसिपिटेशन होती है वो डायरेक्ट स्ट्रीम में होती है। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट रन ऑफ का पार्ट। ओके, देन अपने पास होता है इंटरफ्लो, रैपिड इंटरफ्लो या सबसरफेस फ्लो। होता क्या है कि अगर आपने मान लीजिए कोई लैंड सरफेस है, ओके, और एक ये छोटी सी स्ट्रीम है, यहाँ पर अपने पास रेनफॉल हो रहा है, तो आपको मैंने पिछले लेक्चर इन्फिल्ट्रेशन वाले लेक्चर में बताया था कि इन्फिल्ट्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ द वाटर इनटू द सॉइल। ठीक है, तो अंदर आने के बाद में इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद में ये डायरेक्शन डिसाइड करता है कि वो किस टाइप का फिनोमेना हो रहा है वहां पर। अगर वहां डीप पर्कोलेशन हो रहा है तो वो बन जाता है ग्राउंड वाटर का पार्ट। ठीक है, और अगर वहां पर लैटरल मूवमेंट हो रहा है तो सीपेज का पार्ट बन जाता है, उसको बोलते हैं सीपेज वाटर। ओके, तो फॉर एन एग्जांपल अगर यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है और यहाँ कोई सब सरफेस में एक छोटी सी इम्परवियस लेयर है, ठीक है, और यहाँ से अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो ये वाटर अल्टीमेटली पार्ट बन जाता है स्ट्रीम का। ठीक है, तो ये डेप्थ होती है सब सरफेस की, ये बहुत ज्यादा नहीं होती है, इसलिए इसका जो रिफ्लेक्टेंस होता है, ठीक है, रिफ्लेक्टेंस होता है स्ट्रीम में या आप बोले छोटे से चैनल्स वगैरह में या रिल्स वगैरह में, तो ये जो वाटर का रिफ्लेक्टेंस होता है इन्फिल्ट्रेट होने के बाद ही ये जा रहा है स्ट्रीम में। ठीक है, डायरेक्टली रन ऑफ पे नहीं जा रहा है, तो इस वाटर को अपन बोलते हैं इंटरफ्लो। ठीक है, दो टाइप के होते हैं इंटरफ्लो भी, ये है दो टाइप के होते हैं, रैपिड इंटरफ्लो और डिलेड इंटरफ्लो। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है जो तुरंत रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको अपन बोलते हैं रैपिड इंटरफ्लो। ओके, और कुछ पार्ट जो होता है वो काफी डीप जाने के बाद में कुछ नीचे बहुत सबसरफेस लेयर होती है, ठीक है, इम्परवियस लेयर होती है, उससे टकराने के बाद में देन वो ज्वाइन करता है स्ट्रीम को और रिफ्लेक्ट करता है, तो उसको अपन बोलते हैं डिलेड इंटरफ्लो। ठीक है, तो जो डिलेड इंटरफ्लो है वो पार्ट होता है बेस फ्लो का, क्योंकि डिलेड इंटरफ्लो काफी डेप्थ में होती है, सब सरफेस जो इम्परवियस लेयर है काफी डेप्थ में होती है, बहुत टाइम लगाता है, मंथ या ईयर भी लग जाते हैं, इसलिए जो डिलेड इंटरफ्लो है वो पार्ट होता है बेस फ्लो का, और जो प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो है वो पार्ट होता है अपने डायरेक्ट रन ऑफ का। ओके,
जो इंटरफ्लो है, रैपिड इंटरफ्लो है, उसको अपन सिंपली इंटरफ्लो भी बोलते हैं और उसको ही अपन सबसरफेस फ्लो बोलते हैं। ओके। और जो डिलेड इंटरफ्लो है वो सॉरी जो रैपिड इंटरफ्लो है उसको अपन क्विक रिटर्न फ्लो भी बोलते हैं। ओके। तो ये क्लासिफिकेशन होता है डायरेक्ट रन ऑफ और इनडायरेक्ट रन ऑफ या बेस फ्लो का। ओके। नेक्स्ट अपने पास में फैक्टर अफेक्टिंग द रन ऑफ। ओके। इसमें क्या टॉपिक बहुत ज्यादा है इसमें, जिसमें जल्दी जल्दी कवर करेंगे अपन। तो डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले अपने क्लाइमेटिक फैक्टर की बात अपन कर लेते हैं। पहले अपने पास टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल में ज्यादा होता है, स्नोफॉल में कम होता है। ठीक है। रन ऑफ होता क्या है, यहाँ पर कंसेप्ट आता है इन्फिल्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी टाइम। इन्फिल्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी टाइम क्या होता है कि जितना भी वाटर को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए अपन अवेलेबल होता है, जितना भी टाइम या उसको अवेलेबल होता है इन्फिल्ट्रेशन के लिए, वो कहलाता है उसका इन्फिल्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी टाइम। अगर आप मान लीजिए कि कोई भी एक सरफेस है, फॉर एग्जांपल अगर ये एक सरफेस है जिसमें वेलोसिटी ऑफ रन ऑफ वाटर बहुत तेज है, ठीक है, तो इस वाटर मूव कर रहा है बहुत तेजी से, इसलिए इसको इन्फिल्ट्रेट होने के कम टाइम लग रहा है, कम टाइम मिल रहा है। इस कारण से इसका इन्फिल्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी टाइम कम होगा एज कम्पेयर टू अगर फ्लैटर सरफेस है, ठीक है, वहां वेलोसिटी कम है। ठीक है। तो ये जो वाटर है वो थोड़ी देर के लिए यहाँ इंपाउंड रहेगा, इसलिए इसको इन्फिल्ट्रेशन के लिए टाइम मिल जाएगा, तो इसलिए इसका इन्फिल्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी टाइम ज्यादा है। स्नोफॉल में केस में क्या होता है कि अगर सरफेस पे अगर स्नोफॉल है अपने पास, तो उसको मेल्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, मेल्टिंग में टाइम लगता है। इस कारण से क्या होता है कि इसका इन्फिल्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी टाइम बढ़ जाता है। इस कारण से जो स्नोफॉल है उसमें इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए रन ऑफ लेस होता है। ओके। इंटेंसिटी ज्यादा है तो प्रोड्यूस करेगा ग्रेटर रन ऑफ का। ठीक है। इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो डेप्थ ज्यादा होगी, डेप्थ ज्यादा होगी तो उसका रन ऑफ भी ज्यादा होगा। ओके। देन अपने पास डायरेक्शन ऑफ द स्टॉर्म। तो होता क्या है कि अगर अपने पास मान लीजिए कि कोई वाटरशेड है अपने पास एक, ये अपने पास कोई एक ये अपने पास एक छोटा कोई वाटरशेड एरिया है। इसमें मान लेते हैं कि ये पॉइंट आउटलेट ए है और डायरेक्शन ऑफ द रन ऑफ इस साइड में। ठीक है। अगर कोई भी स्टॉर्म अगर इस डायरेक्शन में आता है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम के, तो वहां पर जो होगा रन ऑफ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द अपोजिट डायरेक्शन में। ओके। देन अपने पास है वाटरशेड कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले साइज। साइज का जो डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता है रन ऑफ से, बट होता क्या है कि दो टाइप के वाटरशेड होते हैं। एक होते हैं स्मॉल वाटरशेड और एक होते हैं लार्ज वाटरशेड। जिनका एरिया छोटा होता है, जिनका एरिया बड़ा होता है, उनको बोलते हैं लार्ज वाटरशेड। ओके। तो जैसे स्मॉल वाटरशेड की अपन बात करें कि जैसे मान लीजिए कि ये स्मॉल वाटरशेड है, ये पॉइंट आउटलेट ए है, इसका डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम ये है, और ये अपन मान लेते हैं कि कोई एक बड़ा वाटरशेड है। ठीक है। तो बड़े वाटरशेड में क्या होगा कि चैनल्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे। ओके। चैनल्स बड़े होंगे क्योंकि इसका ड्रेनेज एरिया बड़ा है, तो जो कंट्रीब्यूशन होगा, ग्रेटर कंट्रीब्यूशन होगा एरिया का। इस कारण से जो ट्रिब्यूटरीज है, चैनल्स हैं, वो कंपैरेटिवली इसमें, हालांकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट इन जनरल ये जो नेटवर्क है ये ज्यादा डेंस होगा। ठीक है। एज कंपेयर टू दिस स्मॉल वाटरशेड। तो स्मॉल वाटरशेड में जो मैक्सिमम फ्लो होगा वो ओवरलैंड से होगा, ओवरलैंड से फ्लो करके ये स्ट्रीम्स में जुड़ेगा, स्ट्रीम्स जुड़ के ये ए पे कलेक्ट होगा। ठीक है। बट इस केस में क्या होगा कि सबसे पहले ओवरलैंड फ्लो होगा, ओवरलैंड फ्लो करके ये चैनल्स बनाएंगे, काफी सारे चैनल्स बना के ये स्ट्रीम्स में आएगा। ठीक है। तो होता क्या है कि जो स्मॉल वाटरशेड है उसमें ओवरलैंड फ्लो का पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है, इसलिए जो ओवरलैंड फ्लो प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक है। तो स्मॉल वाटरशेड है, ओवरलैंड फ्लो इज प्रोमिनेंट, बट जो लार्ज वाटरशेड है उसमें जो स्ट्रीम फ्लो या चैनल फ्लो होता है वो प्रोमिनेंट होता है। ठीक है। देन अपने पास है लार्ज वाटरशेड हैव द स्मॉल पीक एज कंपेयर टू द स्मॉल वाटरशेड। ये अपन आगे देखेंगे हाइड्रोग्राफ में जब अपन पीक्स की बात करेंगे। देन अपने पास बात करते हैं शेप की। शेप में आ जाती है अपने पास जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ द वाटरशेड। जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाटरशेड। इसके लिए डिटेल्ड लेक्चर मैं आगे बनाऊंगा जियोमॉर्फोलॉजी का, जिसमें अपन डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर जैसे फॉर्म फैक्टर, कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट इसमें बताया है। इसके अलावा ड्रेनेज डेंसिटी, हिप्सोमेट्रिक एनालिसिस, एल्टीट्यूड वगैरह, वो सब चीज अपन जियोमॉर्फोलॉजी में डिस्कस करेंगे। अभी एक इंट्रोडक्टरी अपन डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्म फैक्टर होता है द रेशियो ऑफ बी ओपन एल। ठीक है। बी क्या होता है, एवरेज विड्थ ऑफ द वाटरशेड, एंड एल इज द एक्सियल लेंथ। ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है ए अपॉन एल स्क्वायर, दैट इज द ए द एरिया ऑफ द वाटरशेड। ओके। ये अपन मान लेते हैं कि एक छोटा सा वाटरशेड है। ओके। ये इसका आउटलेट है, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो इस साइड है, तो इसका एवरेज विड्थ अपन ले लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं अपन उसकी एक्सियल लेंथ से, तो वो हो जाता है उसका फॉर्म फैक्टर। ठीक है। उसके बाद अपने पास कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट व्हिच इज द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द वाटरशेड अपॉन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द वाटरशेड। ओके। तो इसके बेस पे जो वाटरशेड है वो दो टाइप के होते हैं, इसके बेस पे डिसाइड करते हैं। ये होता है फैन शेप वाटरशेड और दूसरा होता है फॉर्म शेप वाटरशेड। फैन शेप वाटरशेड है उसको अपन सेमी सर्कुलर वाटरशेड भी बोलते हैं,
ठीक है। और जो फोन शेप वाटरशेड है इसको अपन इलोंगेटेड वाटरशेड भी बोलते हैं। ठीक है। तो सेमी सर्कुलर इसका जो शेप होता है आप क्लियर देख सकते हैं, इसमें सेमी सर्कुलर शेप है, इसलिए उसको सेमी सर्कुलर वाटरशेड बोलते हैं। और ये थोड़ा इलोंगेटेड टाइप का होता है, इसलिए अपन इसको इलोंगेटेड वाटरशेड बोलते हैं। ओके। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इसका हाई पीक होता है विद स्मॉल टाइम बेस, और इसका होता है लेस पीक विद ब्रॉड टाइम बेस। एक्चुअली ये सब डिपेंड करता है टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे। तो आगे अपन टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और हाइड्रोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके अपन को पीक के कंपेरिजन आगे देखेंगे अपन कि इसके पीक कैसे ज्यादा होता है, कैसे कम होता है, किसका टाइम बेस ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। ओके। देन अपन बात करते हैं ड्रेनेज डेंसिटी की। ड्रेनेज डेंसिटी क्या होता है? द टोटल लेंथ ऑफ द चैनल्स ऑफ द ऑल स्ट्रीम डिवाइडेड बाय द एरिया नोन एज द ड्रेनेज डेंसिटी। अगर कोई नेटवर्क बात कर लिए, डिफरेंट चैनल्स हैं, उसमें डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इन टोटल चैनल्स का सम डिवाइडेड बाय द एरिया, दैट इज द लेंथ ऑफ द ऑल द स्ट्रीम ऑफ ऑल द ऑर्डर पर यूनिट एरिया विल नोन एज द ड्रेनेज डेंसिटी। अगर किसी का नेटवर्क स्ट्रांग है, चैनल्स और स्ट्रीम ज्यादा है, तो वहां पर लेंथ ज्यादा होगी, तो ड्रेनेज डेंसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब वहां का नेटवर्क स्ट्रांग है। नेटवर्क स्ट्रांग है तो वहां पर जो प्रोमिनेंट होगा वो स्ट्रीम फ्लो या चैनल फ्लो प्रोमिनेंट होगा। और आपको पता है कि चैनल फ्लो या स्ट्रीम में जो वेलोसिटी ऑफ द वाटर इस तेज होता है, ठीक है, जो हाई होता है वेलोसिटी ऑफ द वाटर, इसलिए उसमें मूवमेंट आउटलेट के लिए बहुत तेजी से होता है एज कम्पेयर टू द ओवरलैंड। ओके। तो इस कारण से क्या होता है कि उसका जो पीक है वो अपन को जल्दी मिल जाता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द लोअर ड्रेनेज डेंसिटी वाटरशेड। ओके। देन अपने पास है स्लोप ऑफ द वाटरशेड। तो स्लोप ऑफ द वाटरशेड अफेक्ट करता है द टाइम ऑफ ओवरलैंड फ्लो। ठीक है, जैसे ये वाटरशेड है आप देख रहे हैं, इस वाटरशेड में क्या होता है कि ये जो टोटल एरिया है ये एक्चुअली रिज लाइन होता है। ठीक है, रिज लाइन जो है पूरा एरिया जो कंट्रीब्यूट कर रहा है रन ऑफ के लिए, तो जो टोटल मूवमेंट ऑफ वाटर का पहले सेंटर में होगा और सेंटर से स्ट्रीम में होने के बाद में ये होगा अपने पास आउटलेट में जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्लोप है ये डिपेंड करता है आपके ओवरलैंड फ्लो को। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली वाटर जो है उसके रिज से या फिर उसके ओवर द लैंड होते हुए वहां रेल्स में जा रहा है, रेल से जैसे स्ट्रीम में जा रहा है, तो जितना जल्दी ओवरलैंड फ्लो होगा उतना ही तेजी से वो पीक जनरेट होगा उसमें। ओके। देन अपने पास है लैंड यूज। फॉरेस्ट कवर होता है। फॉरेस्ट कवर में क्या होता है कि इंटरसेप्शन लॉसेज ज्यादा होते हैं। आपको मैंने बताया था इनिशियल एब्स्ट्रैक्शंस फॉरेस्ट में अप टू 25% 30% तक होते हैं। उसमें इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होता है, तो ओवरऑल एब्स्ट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, इसमें लेस रन ऑफ होता है एज कम्पेयर टू द बैरन लैंड। ओके। इनिशियल सॉइल मॉइस्चर, अगर इनिशियल सॉइल मॉइस्चर ज्यादा है तो रन ऑफ ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ऑलरेडी फुलफिल हो गई है, इसलिए इन्फिल्ट्रेशन कम होगा। इन्फिल्ट्रेशन कम होगा तो उसमें रन ऑफ ज्यादा होगा। ओके। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक वो है हाइड्रोग्राफ के बारे में। तो हाइड्रोग्राफ के पहले अपन एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं वाटर डिवाइड का। मान लीजिए कि ये कोई वाटरशेड एरिया है। ठीक है, ये अपने पास वाटरशेड एरिया है जिसकी ये रिज लाइन है। रिज लाइन है मतलब इसकी बाउंड्री है। ठीक है, रिज लाइन है, रिज लाइन है मतलब इसका मतलब ये हाई एल्टीट्यूड पे है। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे है तो इसका वाटर जो है वो अल्टीमेटली ओवरलैंड से होकर जा रहा है चैनल्स में, चैनल से जो ज्वाइन कर रहा है, डिफरेंट चैनल ज्वाइन कर रहे हैं एक स्ट्रीम के, और ये यहाँ पर आउटलेट है ए पॉइंट। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि ये वाटरशेड की रिज लाइन है। अब रिज लाइन को कंसेप्ट इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए ये रिज लाइन है, अगर रेनफॉल इसके अंदर में हो रही है, ठीक है, तो ये इस वाटरशेड को कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज द पॉइंट ए। ओके, तो इस पॉइंट ए तक जा रहा है। लेकिन अगर रेनफॉल इस साइड में हो रही है तो ये जो वाटर है वो दूसरे वाटरशेड को कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, उसका दूसरा कोई आउटलेट होगा, वहां पर उसका मेजरमेंट होगा। ओके, ये वाला वाटर है इस साइड गिर रहा है वो इस साइड जाएगा, और ये वाला वाटर इस साइड गिर रहा है रिज लाइन की, वो इस साइड जाएगा। ठीक है, जो अपने मेन जो वाटर साइड है उसको कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, तो ये जो लाइन है अपन इसको बोलते हैं वाटर डिवाइड, क्योंकि ये जो वाटर को डिवाइड कर रही है। ठीक है, मल्टीपल वाटर साइड के लिए या कैचमेंट एरिया जो भी है, तो उसके लिए ये लाइन जो है वो डिवाइडिंग फैक्टर है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं वाटर डिवाइड। ठीक है, द बाउंड्री ऑफ द वाटरशेड आल्सो नोन एज द वाटर डिवाइड, और जो बेसिकली होती है रिज लाइन। ओके, तो ये कंसेप्ट है वाटरशेड का। तो ये आप नीचे देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के वाटरशेड को डेजिग्नेट किए हैं। जैसे ये वाटरशेड है अपने पास जो पिंक कलर में है, तो जो पिंक कलर के वाटरशेड की बाउंड्री ये है। देन उसमें छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये चैनल्स फॉर्म कर रही हैं। चैनल्स फॉर्म करने के बाद में ये इसकी मेन स्ट्रीम आ गई है, इसका आउटलेट पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, सेम इस वाटरशेड में है, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, ओवरलैंड फ्लो है, देन वो क्या कहते हैं चैनल्स फॉर्म कर रहे हैं, और चैनल्स फॉर्म करने के बाद ये स्ट्रीम्स आ रही है, स्ट्रीम जानने के बाद में इसका आउटलेट है यहाँ पर। ठीक है, मल्टीपल वाटरशेड है अपने पास, उसका जो आउटलेट है वो यहाँ पर आ रहा है। देन ये रिवर हो सकता है, मे बी ये रिवर हो, और रिवर होके ये आगे निकल जाती है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि जो वाटरशेड है, कैचमेंट एरिया है, बेसिन्स है, रीजन्स है,
ये इनका अप्रोच सेम होती है, इनकी बाउंड्री होती है, उनको वाटर डिवाइड बोलते हैं, ये रिज लाइन होती है इनकी बाउंड्री, बट डिफरेंस जो होता है वो सिर्फ एरिया का होता है, ठीक है। तो अगर इस रेफरेंस में अगर अपन बात करेंगे कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, इसमें कितना एरिया कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि इतना एरिया इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये एरिया अगर लिमिट में आ रहा है वाटरशेड के तो उसको बोलते हैं वाटरशेड एरिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मेजरमेंट करते कोई भी, अगर ये आउटलेट को अपन कंसीडर करते, तो इसका जो एरिया है वो कंट्रीब्यूट करेगा इतना एरिया, और ये एरिया में भी शायद होगा वाटरशेड की जो लिमिट उससे बाहर, ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे कैचमेंट एरिया। उससे ऊपर जाएंगे तो कौन होगा, बेसिन, देन अपन ऊपर जाएंगे तो होगा रीजन। तो ये डिपेंड करता है एरिया पे, ठीक है। तो जो अपना पॉइंट ऑफ आउटलेट है जहां पर अपन कंसीडर कर रहे हैं अपन, तो उसको जितना भी वाटर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो उसका होता है कैचमेंट एरिया, उसका कैचमेंट एरिया बेसिन एरिया होता है, ठीक है, या वाटरशेड एरिया होता है डिपेंडिंग ऑन द एरिया, और उसकी जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं अपन वाटर डिवाइड या रिज लाइन। ओके, देन अपन बात करते हैं हाइड्रोग्राफ्स की। तो हाइड्रोग्राफ सिंपली क्या होता है, द ग्राफ बिटवीन द डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का, ठीक है। जैसे अपन हाइड्रोग्राफ देखे थे कि हाइड्रोग्राफ था द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रेनफॉल डाटा। रेनफॉल डाटा को अपन किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो अपन हाइड्रोग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें अपन लेते हैं इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच में। वैसे ही यहाँ पर अपन सेम रन ऑफ का डेटा अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोग्राफ के फॉर्म में। वो होता है डिस्चार्ज, ये होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड या मीटर क्यूब पर आवर, इस टाइप की कोई भी यूनिट होती है। टाइम होता है आवर, मंथ या ईयर, जो भी लेना अपन चाहें तो वो अपन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास है हाइड्रोग्राफ। ओके, तो हाइड्रोग्राफ से अपन बोल सकते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लो, ठीक है। अपन को ये पता है कि हाइड्रोग्राफ है तो ये जो डिस्चार्ज है या फ्लो है वो बड़ा 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 देन पीक में पहुंच रहा है, देन ये रिसेस हो रहा है, डीके हो रहा है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि मैक्सिमम फ्लो कितना है, मैक्सिमम फ्लो किसी भी स्ट्रीम में इतना है, ठीक है, जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी 10 20 जो भी, ठीक है। देन व्हाट इज द मिनिमम फ्लो, मिनिमम फ्लो अपन या एक्चुअली ये हाइड्रोग्राफ ये डायरेक्ट टर्न ऑफ है, एक्चुअली हाइड्रोग्राफ जो होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि स्ट्रीम में अगर डायरेक्ट टर्न ऑफ का पार्ट नहीं होता है तो बेस फ्लो का पार्ट हमेशा होता है, ठीक है। ये जो पार्ट है अपने पास, जैसे अपन मान सकते हैं 2 3 4 5, ठीक है। तो ये मान लेते हैं 2 मीटर क्यूब पर सेकंड में है ये, तो ये मान लेते हैं अपन 2 मीटर क्यूब का जो है वो बेस फ्लो यहाँ पर मेंटेन्ड है। ओके, तो अपन मान सकते हैं कि जो मिनिमम फ्लो है वो इतना है इसका 2 क्यूबिक मीटर, ठीक है, बता सकते हैं। देन हाउ मच वाटर, हाउ मच फ्लो थ्रू आउट द ईयर, टोटल ईयर में कितना है अपने पास, अगर मंथ वाइज अगर कोई डेटा है अपने पास, जैसे जनवरी में इतना है, फरवरी में इतना है, मार्च में इतना है, ठीक है। तो अपने को हाइड्रोग्राफ से अपन बता सकते हैं कि इसमें थ्रू आउट द ईयर कितना है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम फ्लो उसकी स्टडी, उसका यूज होता है डिजाइन ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, डिफरेंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है वो उसके पीक के डिजाइन होते हैं, पीक रेट ऑफ रन ऑफ बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो उसके लिए डिजाइन करते हैं। मिनिमम फ्लो के डिजाइन यूज होता है अपने पास स्टोरेज रिक्वायरमेंट के लिए। मान लीजिए कोई रिजर्वायर है जिसमें अपन डोमेस्टिक पर्पस या एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उसमें पानी ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो अपन को ये पता होना चाहिए कि उसमें मिनिमम फ्लो कितना है, ठीक है, क्योंकि ड्राई सीजन होगा, ड्राई सीजन में जो वाटर अवेलेबिलिटी है रिजर्वायर में वो कम होगी, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली अपन कितना सप्लाई मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, उसलिए अपन को ये पता होना चाहिए कि उस रिजर्वायर में मिनिमम फ्लो कितना है, तो उतना फ्लो अपन एटलीस्ट मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं डिफरेंट डेटा जो अपन निकाल सकते हैं हाइड्रोग्राफ से। डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोग्राफ होता है, पहला होता है एनुअल हाइड्रोग्राफ, तो उसमें रीडिंग बताते हैं जनवरी फरवरी अप टू द दिसंबर तक, ठीक है। तो जनवरी में इतना फ्लो था, मार्च में इतना फ्लो था, मई जून मानसून पीरियड में फ्लो बढ़ गया, देन अगस्त सितंबर में डाउन हो गया। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है, ठीक है, जीरो से स्टार्टिंग हो रहा है, तो ये जो होता है ये बेस फ्लो होता है, ये कोई पेरेनियल स्ट्रीम है उसका हाइड्रोग्राफ है, तो ये जो पार्ट है इसका बेस फ्लो है, ठीक है, और इसका डायरेक्टर ऑफ। मंथली की बात करेंगे अपन, तो मंथली जो होता है वो टाइम होता है वो डेज में होता है, जैसे 1 2 3, ठीक है। तो अप टू द 30 और 31 जो भी मंथ है अपना, तो इस टाइप से वो मंथली हाइड्रोग्राफ होता है। सीजनल हाइड्रोग्राफ सेम एनुअल हाइड्रोग्राफ होते हैं, बट अलग अलग सीजन में उसको डिवाइड करते हैं, जैसे ये हो गया ड्राई सीजन में, देन हो गया फ्लड सीजन में, देन अगेन ड्राई सीजन, ठीक है। देन अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ, ठीक है। ये स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ है, ये कोई रिस्पॉन्स होता है एक सिंगल स्टॉर्म का या सिंगल रेनफॉल का, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि ये हाइड्रोग्राफ है, ठीक है। इसको टिपिकली जो हाइड्रोग्राफ है उसमें क्या करते हैं कि जो हाइड्रोग्राफ है उसको भी अपन साथ में लेते हैं, क्योंकि अपन रेनफॉल और रन ऑफ को कोरिलेट करते हैं। ओके, तो अपन ये मानते हैं स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ जो होता है वो कि सिंगल स्टॉर्म ही होता है रेनफॉल का, उसके रिस्पॉन्स में होता है, और स्टडी पर्पस के लिए अपन स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ का ही यूज करते हैं। ओके, देन अपने पास है स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ के बारे में, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था एक टिपिकल हाइड्रोग्राफ्स होते हैं, उसमें अपन जो रेनफॉल का हाइड्रोग्राफ है उसको साथ में लेते हैं, ठीक है। तो ये अपन मान सकते हैं ये इंटेंसिटी है, और ये इंटेंसिटी है सॉरी, और ये अपने पास ड्यूरेशन, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो है वो बढ़ी देन डाउन हो रही, ठीक है।
देन अपने पास ये हाइड्रोग्राफ, तो इसके रिस्पॉन्स में ये हाइड्रोग्राफ जनरेट हुआ है। ओके, तो हाइड्रोग्राफ में होता क्या है कि आपको मैंने बताया था कि बेस फ्लो। ओके, तो जो बेस फ्लो होता है रिवर्स में, आपने कुछ रिवर्स देखी होंगी जो पेरेनियल होती है, जो थ्रू आउट द ईयर चलती हैं, बट आप देखते होंगे कि रेनफॉल हो गई है जुलाई अगस्त सितंबर मानसून पीरियड में, तो जितना भी वाटर है उसमें वो ड्रेन आउट हो गया रिवर से, ठीक है, उसके बाद भी उसमें फ्लो मेंटेन है, जो जो कि बेस फ्लो। बट ये जो बेस फ्लो है ये भी कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है। आप देखते हैं कि जैसे दिसंबर में जो विंटर सीजन होता है उसमें बेस फ्लो स्टार्ट हो जाता है, तो दिसंबर जनवरी फरवरी अप टू द जून, ये जो है इसमें जो क्वांटिटी है रिवर में जो लेवल होता है वो डिक्रीज होते जाता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हमारा बेस फ्लो जो है वो भी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर इससे पहले ये कंटिन्यूसली बेस फ्लो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर अपन मई या जुलाई में आ गए हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट जो अपने पास से स्टॉर्म है वो आया है, ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है। ये यहाँ पर जो है अपन ये मान लेते हैं कि ये हाइड्रोग्राफ ये पूरा है, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने पास एक स्टॉर्म आया है, ठीक है। स्टॉर्म आने के बाद में क्या होता है कि जो स्टॉर्म आने के बाद में आपको मैंने बताया था सबसे पहले इनिशियल एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं, दूसरे एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं, सैचुरेट होते हैं, उसके बाद ही स्ट्रीम से पानी जाता है। स्ट्रीम से पानी जाता है इसका मतलब रन ऑफ जनरेट होता है, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि ये जो थोड़ा टाइम गया है, ये जो एब्स्ट्रैक्शन लॉसेस में गया है, यहाँ पर आके अपना जो कर्व है वो राइज होना चालू किया है, इसका मतलब है कि रन ऑफ जो है वो जनरेट होना चालू हो गया है कोई भी स्ट्रीम में, ठीक है। देन ये पॉइंट आता है बी तक, और पी में जाके अब यहाँ पर रेनफॉल खत्म हो गई है, ठीक है। बट होता क्या है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में अपन पढ़ेंगे कि जो रेनफॉल होने के बाद भी कुछ जो वाटर है वो ओवरलैंड के फॉर्म में या स्ट्रीम्स के फॉर्म में ऑलरेडी वहां पर होता है, चैनल्स में होता है, स्ट्रीम्स में होता है या ओवरलैंड में होता है। उस पानी को जो है वो आउटलेट के आने तक टाइम लगता है, ठीक है। तो अपन ये मान लेते हैं कि जो टोटल वाटर है उसको अप टू द पॉइंट पी में अपने पास लगभग पीक फ्लो मिल गया है अपन को, पूरे एरिया ने कंट्रीब्यूट कर लिया है, ठीक है, रेनफॉल ऑलरेडी स्टॉप हो चुकी है। उसके बाद में अपने डिकेइंग चालू हो जाती है, डिकेइंग चालू होने के बाद में अप टू द पॉइंट डी तक आने तक ये डिक्रीज होता है, देन ये कांस्टेंट वैल्यू अचीव करता है और ये यहाँ से बेस फ्लो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये अगेन फिर डिक्रीज होता है धीरे धीरे बेस फ्लो, देन सेकंड स्टॉर्म आता है, सेकंड स्टॉर्म के बाद में फिर ये एक हाइड्रोग्राफ जनरेट करता है। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो जो ए से बी तक पॉइंट है इसको अपन बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन कर्व या राइजिंग लिंक, ठीक है। बी से सी को बोलते हैं अपन क्रेस्ट सेगमेंट, सी से डी को अपन बोलते हैं रिसेशन कर्व या फॉलिंग लिंक। ओके, तो होता क्या है कि इसमें दो चीजें हैं कि अपन ये मान लेते हैं कि ये जो पार्ट है एब्स्ट्रैक्शंस में गया है, तो अपन इन्फिल्ट्रेशन में बोले थे कि इसको अपन मानते हैं कि ये हाई इंडेक्स है, ओके, एब्स्ट्रैक्शंस में गया है। और ये जो पार्ट है रन ऑफ जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्ट स्ट्रीम में यहाँ से कर रहा है, तो ये वाला पार्ट हो गया वो अपना हो गया डायरेक्ट रन ऑफ, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि डायरेक्ट रन ऑफ है उसका जो ड्यूरेशन ऑफ रिफ्लेक्टेंस है वो तुरंत होता है, ठीक है। तो अपन ये मान लेते हैं कि ये जो पार्ट है यहाँ से डायरेक्ट रन ऑफ चालू हो रहा है और यहाँ पर जाके एंड हो रहा है, तो ये वाला पार्ट है जो बेस फ्लो सेपरेशन का अलग टेक्निक्स है, मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन है, तो ये पार्ट है जो अपन ये मान लेते हैं ये बेस फ्लो है, ओके। और ये वाला पार्ट है ये है अपने पास डायरेक्ट रन ऑफ, ठीक है। तो इस डायरेक्ट रन ऑफ के हाइड्रोग्राफ को अपन बोलते हैं डीआरएच या डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ठीक है। और इस वो किसके कारण से रहा है, ये रेनफॉल होता है इस रेनफॉल से, तो ये रेनफॉल अपन इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेनफॉल। तो जो भी रेनफॉल डायरेक्ट रन ऑफ को कंट्रीब्यूट करती है उसको बोलते हैं इफेक्टिव रेनफॉल, और इसके हाइड्रोग्राफ को बोलते हैं ईआरएच, इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ। तो इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ जो है अपने पास इनपुट वैल्यू हो गई और उसके रिस्पॉन्स में अपन को क्या मिल रहा है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ओके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर इसको बेस फ्लो को अपन सेपरेट कर दें, ठीक है, बेस फ्लो को सेपरेट कर दें, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बेस फ्लो को निकाल दी, तो ये पॉइंट जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ये अपने पास पॉइंट जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो में एंड हो रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है अपने पास हो गया डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, और यहाँ से अपन इनिशियल एब्स्ट्रैक्शन को माइनस कर दिए, तो ये जो पार्ट है अपने पास है वो है ईआरएच, दैट इज द इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ। डीआरएच में क्या होगा अपने पास, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में सरफेस प्लस इंटरफ्लो या सरफेस प्लस सब सरफेस फ्लो, ये इंटरफ्लो है, ये प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो है, ओके। इसमें होता क्या है कि द शेप ऑफ द राइजिंग लिंक विल बी द फंक्शन ऑफ, ये डिपेंड ऑन द स्ट्रोमल वाटरशेड कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो कितने जल्दी ये इंक्रीज हो रहा है कर्व, ठीक है। हो सकता है ये इस टाइप से भी बन सकता था, हो सकता है कि ये धीरे धीरे इंक्रीज होता देन फिर फॉल डाउन होता, ओके। तो ये जो कर्व का शेप है ये डिपेंड करता है कि उसको वाटरशेड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है और स्टॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, ठीक है। अगर हाई इंटेंसिटी से रेनफॉल आएगी तो इसमें राइज बहुत जल्दी होगा,
ठीक है। वाटरशेड कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर बात करें तो उसमें स्लोप बहुत ज्यादा होगा, तो पीक में बहुत जल्दी पहुंचेगा वो, तो इस कारण से उसका जो स्लोप है वो ज्यादा होगा। अगर स्लोप कम होगा वाटरशेड का तो ओवरलैंड फ्लो कम होगा, स्ट्रीम चैनल फ्लो कम होगा, इसलिए जो है वो थोड़ा लेट पहुंचेगा, ठीक है, लेट पीक में पहुंचेगा। तो ये जो ग्राफ है ये डिपेंड करता है दोनों पे, बट रिसेशन कर्व क्या है वो सिर्फ डिपेंड करता है वाटरशेड कैरेक्टरिस्टिक्स पे, क्योंकि अपन ने देख ली यहाँ पर रेनफॉल बंद हो गई, तो अब ये रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा नहीं। तो ये रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ दिस रिसेशन कर्व है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वाटरशेड कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है, और पर्टिकुलरली चैनल के कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर यहाँ रेनफॉल बंद हो गई है, ठीक है, तो जो मैक्सिमम वाटर है वो चैनल्स में है और रिल्स में है, ठीक है। तो अब उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा कि उसके चैनल के और रिल्स के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, और वो कितना टाइम लगा रहा है उस वाटर को आउटलेट लाने के लिए, ठीक है। अगर वो चैनल या स्ट्रीम में जो स्लोप है बहुत ज्यादा होगा, तो ये जो डिके होगा, ये हाइड्रोग्राफ है अपन मान लेते हैं, तो ये जो डिके होगा वो बहुत तेजी से होगा, ठीक है। अगर वहां पर स्ट्रीम चैनल या फिर वो ज्यादा है, क्या कहते हैं, स्लोप ज्यादा है स्ट्रीम गैस चैनल्स का, अगर उसका स्लोप कम है तो उसका जो डिके होगा वो थोड़ा धीरे से होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है उसके चैनल पे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? इन अ watershed, time of concentration is the time taken by the water to travel from the most remotest point to its outlet, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल अगर आप मान लेते हैं कि अपन एक ये वाटरशेड है अपने पास, ओके, ये इसकी मेन स्ट्रीम है, इसका डायरेक्शन ऑफ द फ्लो इस साइड है और इसका ए है आउटलेट, ठीक है। अपन आउटलेट पे मेजरमेंट कर रहे हैं। अगर अपन मान लेते हैं कि यहाँ पर दो और पॉइंट है, जैसे पॉइंट बी है और पॉइंट सी है, ठीक है। तो जो सी पॉइंट है वो सबसे रिमोट है ए से एज कम्पेयर टू द बी, ठीक है। तो अपन अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर रेनफॉल हो रही है तो यहाँ भी रेनफॉल हो रही है, एट अ टाइम जो सी है उसको आउटलेट में पहुंचने में लेस टाइम लगेगा। हालांकि ये रिमोट है, बट होता क्या है कि यहाँ से इसको ओवरलैंड फ्लो पार करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, देन स्ट्रीम से ज्वाइन करने के बाद में ये जल्दी से ए पॉइंट पर कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों कलेक्ट हो जाएगा? क्योंकि जो अपन ने देखे थे कि स्ट्रीम्स या चैनल्स में द फ्लो वेलोसिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द ओवरलैंड फ्लो, बट जो पॉइंट बी है उसको ट्रैवल करना पड़ेगा एक लॉन्ग जर्नी में, ठीक है। ओवरलैंड फ्लो यहाँ पर रहेगा डोमिनेंट, तो जो ओवरलैंड फ्लो है वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू द स्ट्रीम फ्लो या चैनल फ्लो के। इसको यहाँ पर ओवरलैंड फ्लो के कारण यहाँ पर ये पार करने के लिए इसको टाइम लगेगा, ठीक है। देन ये स्ट्रीम से ज्वाइन करेगा, देन फिर ये आउटलेट ए में आएगा, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि सबसे रिमोट पॉइंट इसके लिए हो गया बी, ठीक है। हालांकि ये पास में है, बट टाइम के हिसाब से जो सबसे लेट ज्वाइन कर रहा है वो पॉइंट बी। अगर पॉइंट बी का वाटर आउटलेट तक पहुंच गया है तो उस टाइम अपन ये कर सकते हैं कि पूरा जो वाटरशेड है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है ए को, क्योंकि सबसे लास्ट पे बी पहुंचा है, ठीक है। तो अगर पूरा वाटरशेड अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है, पूरा एरिया कंट्रीब्यूट करने लगा है आउटलेट को, इसका मतलब है कि वो उसके पीक फ्लो में पहुंच गया, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जिस टाइम पे ये पूरा कंट्रीब्यूशन पूरा वाटरशेड एरिया कंट्रीब्यूट कर रहा है ए को, तो उस टाइम को अपन बोलते हैं टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कि उस टाइम पे पूरा वाटरशेड कॉन्सेंट्रेट हो गया है, ठीक है। और टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में पहुंचने के बाद में जो फ्लो अपन को मिलता है उसको बोलते हैं अपन पीक फ्लो, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में जो फ्लो होता है वो पीक फ्लो होता है, ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी इसमें ये है कि अगर अपन हाइड्रोग्राफ से देखें कि मान लेते हैं कि अपन ये सिंपल हाइड्रोग्राफ है, ठीक है, तो ये इसका पीक फ्लो है, यहाँ पर टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अचीव हो गया है। पर होता क्या है कि कभी कभी रेनफॉल यूजुअली वैसे रेनफॉल आती है, स्टॉर्म उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, पीक में पहुंचने के बाद वो डाउन हो जाती है। पर होता क्या है कि कभी कभी रेनफॉल इंटेंसिटी बढ़ने के बाद में वो कुछ ड्यूरेशन के लिए कांस्टेंट रहती है, हालांकि होता बहुत कम है। बट ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो पीक में पहुंचने के बाद में रेनफॉल ये जिसका पीक फ्लो है थोड़ी देर कांस्टेंट रहता है, देन फिर डीके हो जाता है, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर रेनफॉल ड्यूरेशन टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर इंटेंसिटी नहीं बढ़ रही है बट रेनफॉल ड्यूरेशन बढ़ रहा है। अगर रेनफॉल ड्यूरेशन बढ़ेगा तो उसका जो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है वो, अगर टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा रहेगा रेनफॉल ड्यूरेशन, तो उसका जो पीक है वो कांस्टेंट रहेगा, ओके। तो ये जो पीक है वो कांस्टेंट रहेगा, देन डिके होगा। अगर उसका टाइम ऑफ रेनफॉल ड्यूरेशन ज्यादा नहीं होगा, टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के पहुंचने के बाद में ये इमीडिएटली फॉल डिके कर जाएगा, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि रेनफॉल ड्यूरेशन ग्रेटर होगा अगर टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के, तो पीक जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ओके। देन अपने पास ये पॉइंट अपन ने पहले डिस्कस कर दिए थे कि राइजिंग लिंब विल डिपेंड अपॉन द रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज द वाटरशेड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। बट जो रिसेशन लिंब है
वो डिपेंड करता है सिर्फ वाटरशेड कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जैसे कि फिजिकल फीचर्स में। तो अपन ने एक रिलेशनशिप इसमें देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं कि जो रिसेशन का फ्लो है, ठीक है, क्यू रिसेशन विल बी इक्वल होता है क्यू जीरो मल्टीप्लाई बाय के आर टू दी पावर टी। ये जे के आर टू दी पावर टी है, ये अपन को रिप्रेजेंट करता है कि रेट ऑफ डिके कितना है वहां पर, ठीक है। जो ये फॉल कर रहा है कर्व, वो किस रेट से फॉल कर रहा है ये डिसाइड करता है के आर। तो अपन को के आर को जो बोलते हैं वो होता है डीके फैक्टर, ठीक है। तो ये के आर जो फैक्टर होता है वो डीके कितने जल्दी हो रहा है वो डिसाइड करता है के आर की वैल्यू। ये के आर भी तीन टाइप के होते हैं, के आर इज कांस्टेंट फॉर द सरफेस रन ऑफ, के आर आई कांस्टेंट फॉर द इंटरफ्लो एंड के आर बी कांस्टेंट फॉर द बेस फ्लो, ठीक है। तो जो के आर एस होता है उसकी वैल्यू होती है 0.05 से 0.20, जो के आर आई होता है 0.5 से 0.85 और के आर बी होता है 0.85 से 0.99। तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है डिकेइंग में रिसेशन फ्लो के, वो बेस फ्लो का थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो उसका जो डिक्रीज होता है, डिकेइंग होता है, वो कम होता है एज कंपेयर टू द सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ का डीके जो होता है वो फास्टर होता है, जो इंटरफ्लो है डीके वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, ठीक है। तो इससे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि डीके फैक्टर कितना है और उससे क्यू रिलेशन निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। देन अपने पास है देन अपने पास है फैक्टर अफेक्टिंग द हाइड्रोग्राफ, ठीक है। तो ये अपन ने पहले भी देखे थे, दो टाइप के वाटरशेड होते हैं, एक फैन शेप वाटरशेड होता है और एक फॉन शेप वाटरशेड होते हैं। फैन शेप वाटरशेड को सेमी सर्कुलर वाटरशेड भी बोलते हैं और फॉन शेप वाटरशेड को इलोंगेटेड वाटरशेड भी बोलते हैं, ठीक है। अगर इनकी हाइड्रोग्राफ की बात करें तो होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई आउटलेट है, यहाँ पर मेजरिंग स्टेशन है, यहाँ पर आप रन ऑफ मेजर कर रहे हैं। तो टाइम ऑफ पीक जो पहुंचेगा, तो मान लेते हैं कि इसका टाइम ऑफ पीक कुछ यहाँ पर जो वाटर होगा या फिर यहाँ पर जो वाटर होगा वो आउटलेट में पहुंचेगा, तो उसका टाइम ऑफ पीक अचीव होगा, ठीक है। तो इसका जो टाइम ऑफ पीक अचीव होने के बाद में, ठीक है, जब टाइम ऑफ पीक अचीव होगा इसका ना, तो अपन ये बोल सकते हैं कि एक ग्रेटर एरिया जो है वो कंट्रीब्यूट करने लगेगा इमीडिएट, ठीक है। तो धीरे धीरे रन ऑफ बढ़ा, बट इमीडिएटली इसमें एक एक शार्प इंक्रीज आएगा, देन ये शार्प डिक्रीज आएगा, ठीक है। क्योंकि एकदम से जो एरिया है उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, ठीक है, लार्जर एरिया का। कौन से वाटरशेड में क्या होगा कि इसमें जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका आउटलेट है, ठीक है, ये आउटलेट है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अचीव लगभग सभी जितना है जो एरिया है उसका टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन साइमल्टेनियसली अचीव करेगा, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं कि इसका जो ग्राफ है, हाइड्रोग्राफ है, जो इंक्रीज होगा देन ये धीरे से इंक्रीज होगा, देन ये कुछ कांस्टेंट रहेगा, देन ये फिर डीके होगा, ठीक है। क्योंकि टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अचीव साइमल्टेनियसली हुआ है लगभग पूरे एरिया का, ठीक है। मतलब एक यूनिफॉर्म एरिया ही एक सिमिलर एरिया भी कंट्रीब्यूट किया है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। तो पहले इस कितने एरिया ने कंट्रीब्यूट किया, देन थोड़े से एरिया ने कंट्रीब्यूट किया, देन थोड़े से एरिया ने कंट्रीब्यूट किया। तो ये जो इंक्रीज है ये लगभग कांस्टेंट है, लगभग कांस्टेंट एरिया इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें। इस कारण से इसका जो पीक है वो कम मिलेगा अपन को, ठीक है, फॉन शेप का एज कंपेयर टू द फैन शेप। फैन शेप का पीक ज्यादा होगा और इसका जो टाइम बेस है वो भी कम होगा, इसका टाइम बेस है वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो पीक है और टाइम बेस है ये डिपेंड करता है शेप पे। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ये वाटरशेड है, इसका आउटलेट एरिया ए है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपने पास ग्रेटर एरिया जो है ना, वो आउटलेट के पास में है, इसलिए इसका पीक जो है वो जल्दी अचीव करेगा एज कम्पेयर टू दिस वाटरशेड। इसमें जो आउटलेट से काफी दूर है ये जो ग्रेटर एरिया है, इसलिए यहाँ पर जो पीक है थोड़ा लेट अचीव करेगा। ये मल्टी पीक का एग्जाम्पल है, ओके। सेकेंड वाला है साइज ऑफ द वाटरशेड, ओके। साइज ऑफ द वाटरशेड अगर लार्जर साइज होगा तो उसका रन ऑफ वॉल्यूम ज्यादा होगा, इसलिए उसका पीक भी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द स्मॉल वाटरशेड, ओके। तो काफी सारे स्टॉर्म की स्टडीज से ऑब्जर्व किए थे कि जो क्यू पीक होता है वो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द वाटरशेड टू द पावर एन। ये एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप होती है जो कि अपन आगे भी देखेंगे, है ना। तो ये एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप होती है जो कि स्टॉर्म से ऑब्जर्व की है, ओके। देन अपने पास बेसिन स्लोप। तो अपन इसमें देख सकते हैं कि अगर बेसिन का स्लोप है, मान लेते हैं कि अपन ने पहले भी डिस्कस किए थे रन ऑफ के बारे में, ये वाटरशेड है उसका, ठीक है। ये मेन स्ट्रीम है, इसका डायरेक्शन ऑफ द फ्लो इस साइड है और ये अपने पास है आउटलेट, ओके। तो अगर बेसिन का स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये जो ये वाला स्लोप अगर ज्यादा होगा तो ओवरलैंड फ्लो तेजी से होगा, इसलिए पीक जल्दी अचीव करेगा और उसका पीक जल्दी अचीव होगा तो उसका टाइम लैग भी कम होगा, ठीक है। इस केस में अपन देख सकते हैं स्टीप स्लोप है ज्यादा, अगर स्टीप स्लोप होगा तो यहाँ पर वाटर वेलोसिटी तेजी से होगी, वाटर वेलोसिटी हाई होगी तो ये जल्दी से स्ट्रीम में पहुंचेगी और स्ट्रीम में वैसी वेलोसिटी हाई होती है, इसलिए इसका पीक जो है वो अर्ली अचीव हो जाएगा और इसका टाइम बेस भी है जो कम होगा, ठीक है।
पीक अर्ली अचीव हुआ है और उसके बाद में इसका डिकेइंग भी फास्टर हुआ है, तो वो टाइम बेस भी कम होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर स्टीपनेस कम है तो ओवरलैंड फ्लो में जो है वो टाइम ज्यादा लगेगा, ओवरलैंड फ्लो में टाइम ज्यादा लगेगा तो उसका पीक जो है वो लेट अचीव होगा और उसका टाइम बेस भी जो है वो ज्यादा होगा। ओके, तो ये दो चीजें हैं। देन अपन बात करते हैं स्ट्रीम स्लोप की। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो रिसेशन कर्व है वो डिपेंड करता है स्ट्रीम स्लोप पे, ठीक है। तो अगर स्टॉल रुक गई है तो रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अगर स्मॉल स्लोप है स्ट्रीम का, ठीक है, तो उसमें जो वाटर वेलोसिटी है वो लेस होगी, इसलिए जो डिकेइंग होगी वो धीरे से होगी, ठीक है। तो इस टाइप का कर्व इसमें जनरेट होगा। बट अगर लार्ज स्लोप है तो वो वाटर वेलोसिटी उसमें काफी तेज होगी, इसलिए जो डिकेइंग होगा वो फास्टर होगा एज कम्पेयर टू द स्मॉल स्लोप। ओके, तो इसमें डिकेइंग जो होगा वो इस टाइप तरीके से होगा, फास्टर। देन अपन बात करते हैं ड्रेनेज डेंसिटी की। तो ड्रेनेज डेंसिटी का अपन पहले भी बोले थे कि अगर ड्रेनेज डेंसिटी ज्यादा है तो उसका जो नेटवर्क है वो ज्यादा डेंस रहेगा। डेंस नेटवर्क है तो इसमें ओवरलैंड फ्लो है वो कम होगा एज कम्पेयर टू द चैनल फ्लो। चैनल फ्लो इसमें ज्यादा होगा, चैनल फ्लो की वेलोसिटी वाटर वेलोसिटी ज्यादा होती है, इसलिए इसमें जो पीक है वो अर्ली अचीव होगा। आप देख सकते हैं कि ज्यादा ड्रेनेज डेंसिटी है तो इसमें पीक जो है वो अर्ली अचीव हो रहा है एज कम्पेयर टू द लो ड्रेनेज डेंसिटी में। लो ड्रेनेज डेंसिटी में जो है वो ओवरलैंड फ्लो ज्यादा डोमिनेट करेगा एज कम्पेयर टू द चैनल फ्लो। ओवरलैंड फ्लो स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू द चैनल। इस कारण से क्या होता है कि इसका पीक जो है वो लेट लेट अचीव होता है और लेट पीक होता है, लेट डिगेनिंग होता है, इसलिए उसका जो टाइम बेस है वो भी ज्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट अपने पास में बेस फ्लो सेपरेशन। तो अपन ने देखे थे कि यहाँ पर इस जगह आने के बाद में सैचुरेशन यहाँ से सबसे पहले स्टॉर्म स्टार्ट हुआ, ए पे अपना सैचुरेशन जो है वो कंप्लीट हो गया और ए पे डायरेक्ट रन ऑफ चालू हो गया, ठीक है। ए से जो है वो कर्व इंक्रीज होना चालू हो गया है, ठीक है। तो ए पॉइंट को अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जहां से कर्व का इंक्रीमेंट चालू हो रहा है जिस पॉइंट से, वो पॉइंट ए है, ठीक है। देन ये गया बी में, बी के बाद आया है पी में, ठीक है। तो पी को भी इजीली आइडेंटिफाई अपन कर सकते हैं कि जहां पर भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, पीक वैल्यू मिल रही है, वो पॉइंट पी होगा, ठीक है। देन ये आया सी में, सी के बाद में आएगा ये डी में। ओके, बी को भी अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां पर ये कर्व का नेचर कॉनकेव टू कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। तो उस पॉइंट को अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो पॉइंट बी है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन राइजिंग लिम्ब, ओके, या कॉन्सेंट्रेशन कर्व। और पॉइंट सी को भी अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां भी कर्व कॉन्वेक्स टू कॉनकेव हो रहा है, नेचर में चेंज कर रहा है, तो उस पॉइंट को अपन बोल सकते हैं सी इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन रिसेशन लिम्ब। ओके, जो डी पॉइंट है उसको फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि डी पॉइंट के बाद में पूरा बेस फ्लो जो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है बहुत स्मूथ होता है इस साइड से तो बहुत शार्पली इंक्रीज होता है तो अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट इस साइड से जो स्मूथनिंग का जो स्मूथनेस है वो ज्यादा होती है, इसलिए अपन को डी पॉइंट को फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है। इसलिए एक अपन रिलेशनशिप देखते हैं, n इज इक्वल टू 0.84 ए टू द पावर 0.2, ये अपन ने पहले भी देखे थे रिसेशन कर्व के लिए। तो ये जो n होता है ये डिस्टेंस होता है पीक से लेकर पॉइंट डी तक का, ठीक है। तो जिसमें n होता है डेज में, इसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे आवर्स में। ओके, तो n निकालने के बाद में आवर्स में कन्वर्ट करने के बाद में a है एरिया अपने पास स्क्वायर किलोमीटर, तो वाटरशेड का अपन एरिया इसमें पुट कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, उतना अपन यहाँ से डिफरेंस लेंगे तो अपन को डी पॉइंट जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास ए और डी मिल गए हैं, बट इसको ज्वाइन किस तरीके से करना है इसकी डिफरेंट टेक्निक से, क्योंकि इसको ज्वाइन करेंगे उसी से अपन डिसाइड कर सकते हैं ये जो बचा हुआ पार्ट है वो डायरेक्ट रन ऑफ है और ये जो नीचे वाला पार्ट है वो होगा बेस फ्लो, ठीक है। तो अपन इसको ज्वाइन करने की टेक्निक देखते हैं। ओके, तो सबसे सिंपल जो टेक्निक है वो स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या सिंपल करते हैं कि ए से डी जो है अपन सीधा ज्वाइन कर लेते हैं और ये मान लेते हैं अपन कि ये डायरेक्ट रन ऑफ है और नीचे वाला जो है वो है बेस फ्लो। ओके, इसमें ड्रॉबैक क्या है कि इसका जो बेस फ्लो है अपन को ये पता है कि ड्यूरिंग द स्टॉर्म कांस्टेंट नहीं होता है, वो कम ज्यादा होते रहता है। सेकंड मेथड है अपने पास, सेकंड मेथड में क्या करते हैं अपन, दो पॉइंट है अपने पास ए और डी। तो इसमें क्या है कि इसमें अपन अपन को ये पता है कि पॉइंट ए जो है वो यहाँ से ये जो ग्राफ है फॉल कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या है, इस ग्राफ को अपन एक्सटेंड करते हैं अप टू द पीक तक, ठीक है। पीक पॉइंट पे इसको पीक पॉइंट तक इसको एक्सटेंड करते हैं, देन इसको पॉइंट से मिला देते हैं बी से, ठीक है। बी से मिलाने के बाद में क्या होता है कि अपन को ये मिल जाता है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ और ये अपना है बेस फ्लो। ओके, तो इस मेथड में जो है जो पीक है वो ज्यादा मिलती है, हायर मिलती है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट मेथड। ओके, थर्ड मेथड है अपने पास में, मान लेते हैं कि ये अपने पास हाइड्रोग्राफ है, ठीक है। ये पॉइंट अपने पास ए और ये वाला पॉइंट अपने पास डी, ठीक है। तो अपन अपन डी पॉइंट से देखते हैं कि इस डी पॉइंट से अपन
ये ग्राफ जो डिक्रीजिंग ग्राफ है, इस डी पॉइंट से अपन उसको एक्सटेंड करते हैं अप टू द पॉइंट सी, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है रिसेशन लिम्ब का, वहां तक इस पॉइंट को अपन एक्सटेंड करते हैं, देन उसको पॉइंट को मिला देते हैं अपन ए से। ओके, तो ये जो बचता अपने पास, ये होता बेस फ्लो, और ये जो होता अपने पास वो होता डीआरएस, दैट इज द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। इसमें भी आप देख सकते हैं, हालांकि इसमें ये जो डी है, ये पॉइंट है थोड़ा गलत तरीके से बताया, तो ये इस तरीके से यहाँ ज्वाइन करेगा, देन इसको ए से मिला देंगे, ठीक है। तो ये होगा अपने पास बेस फ्लो और ये होगा अपने पास डीआरएच। ओके, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि अपने पास इस तरीके से अपने पास हाइड्रोग्राफ था, ठीक है। तो उसमें अपन ने बेस फ्लो को माइनस कर दिए, तो अपन को मिल गया डीआरएच, ठीक है। अपन ईआरएच में भी देख सकते हैं कि ये जो है ये अपने पास हाई इंडेक्स अपन ने रिमूव कर दिया, तो अल्टीमेटली अपने पास बचेगा वो होगा डीआरएच फॉर दिस ईआरएच। ओके, अच्छा अपन एक चीज देखते हैं कि ईआरएच और डीआरएच इक्वल है, ठीक है, क्योंकि जितना भी रेनफॉल हो रहा है, इफेक्टिव रेनफॉल हो रहा है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है डायरेक्ट रन ऑफ को। इसका मतलब डेप्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देख सकते हैं कि जितना इफेक्टिव रेनफॉल का डेप्थ है, उतना ही डायरेक्ट रन ऑफ का डेप्थ होगा। ओके, या फिर अपन ये बोल सकते हैं जो एरिया होगा, ठीक है, एरिया ऑफ ईआरएच क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेप्थ, इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द टाइम विल इक्वल टू द डेप्थ, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि ये अपने पास एक हाइड्रोग्राफ है जिसमें अपने पास ये है अपने पास ईआरएच, ठीक है। ये आई इंटेंसिटी के लिए फॉर डी ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, और ये अपन हाइड्रोग्राफ जनरेट कर रहा है अपने पास मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड टाइम आवर्स में, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो एरिया होगा इस ईआरएच का, आई मल्टीप्लाई बाय द डी, डेप्थ होगा वो होगा एरिया मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द डीआरएच। अगर डेप्थ की टर्म में देखें तो यहाँ पर तो डीआरएच का एरिया निकालेंगे अपन डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का, तो वो आएगा मीटर क्यूब की फॉर्म में, ठीक है। इसका मतलब है कि उसको एरिया इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो अपन अगर डेप्थ की टर्म में देखें तो उसका एरिया बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एरिया को मल्टीप्लाई कर दिए इसलिए वॉल्यूम में आ रहा है, मीटर क्यूब जो अपन को वॉल्यूम में मिल रहा है, ठीक है। अगर उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा डेप्थ में। ओके, इसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द इफेक्टिव ड्यूरेशन इज इक्वल टू डायरेक्ट रन ऑफ इन डेप्थ। ओके, तो अगर अपन आइडियलाइज कर लें कि किसी भी हाइड्रोग्राफ को कि वो अगर इस शेप में है, ट्रायंगुलर फॉर्म में है, तो अपन ये बोल सकते हैं आई मल्टीप्लाई बाय डी, दैट इज द डेप्थ ऑफ द रेनफॉल मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ द कैचमेंट, ठीक है। तो ये वो हो गया अपने पास वॉल्यूम के फॉर्म में, इक्वल टू होगा एरिया ऑफ दिस डीआरएच दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय द टीबी मल्टीप्लाई बाय द क्यूबी, ठीक है। ये अपने पास क्यूबी और ये मल्टीप्लाई से अपने पास ये अपने पास टीबी, ठीक है। तो अपन ट्रायंगल का फॉर्मूला निकाल, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा रहे हैं हाफ मल्टीप्लाई बाय द टीबी मल्टीप्लाई द क्यूबी। तो ये रिलेशनशिप का अपन आगे यूज करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स निकालने के लिए, ठीक है। ये वॉल्यूम यूनिट है। ओके, नेक्स्ट अपने पास में टाइप्स ऑफ स्ट्रीम। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रीम में सबसे पहले होती है पैरेलल टाइप स्ट्रीम। पैरेलल टाइप स्ट्रीम में क्या होता है, मान लेते हैं कि ये कोई स्ट्रीम है, इस स्ट्रीम में क्या होता है कि ये अपने पास मान लेते हैं कि बेस फ्लो, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रीम्स में ड्यूरिंग द रन ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ, ड्यूरिंग द रेनफॉल डायरेक्ट रन ऑफ होता है, और जब रेनफॉल नहीं होती तो उसमें बेस फ्लो होता है। तो पैरेलल स्ट्रीम्स वो होती हैं जिसमें थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, जो ग्राउंड वाटर लेवल है या बेस फ्लो है वो अबव होता है स्ट्रीम बेड के, ठीक है। ये अबव होता है इसलिए हमेशा इसमें थ्रू आउट द ईयर वाटर होता है। इस टाइप की स्ट्रीम को बोलते हैं पेरेनियल स्ट्रीम, ठीक है। बट दूसरी टाइप की स्ट्रीम होती है इंटरमीडिएट स्ट्रीम। इंटरमीडिएट स्ट्रीम में क्या होता है कि इसका कंट्रीब्यूशन तो होता है ग्राउंड वाटर ऊपर होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ स्ट्रीम में आपने देखे होंगे कि जैसे मानसून पीरियड है, मानसून पीरियड में रेनफॉल होती है तो उसमें डायरेक्ट रन ऑफ होता है, ठीक है। देन विंटर सीजन आता है तब भी उसमें कुछ कुछ थोड़ा बहुत पानी रहता है, तो वो जो वाटर है वो डायरेक्ट रन ऑफ का पार्ट तो नहीं है, वो है बेस फ्लो, ठीक है। बट जैसे ड्राई सीजन में अपन जाते हैं तो उनका पानी पूरा सूख जाता है, ठीक है। उस टाइप की स्ट्रीम्स को अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट स्ट्रीम। इंटरमीडिएट स्ट्रीम में क्या होता है कि ग्राउंड वाटर या बेस फ्लो का जो कंट्रीब्यूशन होता है इन स्ट्रीम्स में होता है, बट कुछ टाइम के लिए या मोस्ट ऑफ द टाइम के लिए, ठीक है। और कुछ टाइम के लिए ड्यूरिंग द ड्राई सीजन उसमें ग्राउंड वाटर का कंट्रीब्यूशन या बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ठीक है। तो इंटरमीडिएट स्ट्रीम क्या बोलती है कि सम पार्ट ऑफ द ईयर देयर इज नो फ्लो ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, और इन सम पार्ट द बेस फ्लो इज अबव द बेड एंड समटाइम्स इट इज बिलो द बेड। तो बेसिकली जो ड्राई सीजन में है उसमें जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है या फिर बेस फ्लो होता है वो उसके बेड लेवल से नीचे होता है, ठीक है, और बाकी टाइम में वो ऊपर होता है। ओके, एफएमएस स्ट्रीम क्या होती है, एफएमएस स्ट्रीम होती है स्टॉर्म ड्रेन्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं होता है, उसमें ग्राउंड वाटर हमेशा बिलो होता है बैठ के, उसमें जितना भी वाटर होता है वो डायरेक्ट रन ऑफ होता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रीम्स है इसमें रेनफॉल के बाद में ही जो वाटर है वो शो होता है, मतलब इसमें जो रिफ्लेक्ट होता है रन ऑफ वो रेनफॉल के तुरंत बाद में होता है, देन ये वाटर ड्रेन ऑफ हो जाता है और उसके बाद वो स्ट्रीम खाली हो जाती है, ठीक है। तो इसमें बेस फ्लो का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। अगर अपन हाइड्रोग्राफ बनाए तो पेरेनियल स्ट्रीम का हाइड्रोग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लेते हैं कि अपन एनो हाइड्रोग्राफ बना रहे हैं, तो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये यहाँ है दिसंबर तक, ठीक है। तो अपन इस टाइप के हाइड्रोग्राफ में देखेंगे। इस टाइप के हाइड्रोग्राफ में जैसे अपन मान लेते हैं कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक पूरा बेस फ्लो है जो कि कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है। देन जुलाई में अपने पास रेनफॉल आई है, देन फ्लो इंक्रीज हो रहा है, देन फिर बेस फ्लो। तो इसमें थ्रू आउट द ईयर थोड़ा बहुत बेस फ्लो होगा, इसमें थ्रू आउट द ईयर वाटर होगा, ठीक है, आइदर इन फॉर्म ऑफ द बेस फ्लो या डायरेक्ट रन ऑफ, ठीक है। बट इंटरमीडिएट स्ट्रीम में क्या होगा कि मान लेते हैं कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च अप टू द दिसंबर, ठीक है। इसमें क्या होगा, विंटर सीजन में थोड़ा बहुत बेस फ्लो होगा जो कि कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा। देन ये मार्च अप्रैल में आने के बाद जीरो हो जाएगा। देन उसके बाद मानसून सीजन में ये इंक्रीज होगा। देन इसके बाद थोड़ा बहुत डाउन होगा और फिर ड्राई सीजन में आने के बाद ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें बोल सकते हैं अपन कि मोस्ट ऑफ द पार्ट में अपने पास बेस फ्लो को कंट्रीब्यूशन होता है, बट सम ऑफ द पार्ट में इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होता है बेस फ्लो का, ठीक है। तो इस टाइप की स्ट्रीम को बोलते हैं इंटरमीडिएट स्ट्रीम। एफएमएल स्ट्रीम्स क्या होती है कि ये सिर्फ आइसोलेटेड स्टॉर्म्स है। जैसे अपन मान लेते हैं कि जनवरी, फरवरी, दिसंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई रेनफॉल नहीं हो रही, तो यहाँ पर तो नील होगा। जैसे मान लेते हैं मानसून पीरियड है अपने पास, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो इसमें जो आइसोलेटेड स्टॉर्म है उसको इस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगे बस इसमें, ठीक है। तो जब जब भी स्टॉर्म आएंगे तब उसमें थोड़ा बहुत वाटर होगा, देन ड्रेन ऑफ हो जाएगा और वो स्ट्रीम खाली हो जाएगी, ठीक है। देन सेकंड स्टॉर्म आएगा, उसमें पीक पे पहुंचेगा, ड्रेन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो बेस फ्लो का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं होता है, ओके। तो ये ओनली एक्ट एज अ स्टॉर्म ड्रेन, ठीक है। जो एफएमएल स्ट्रीम्स है उनको स्टॉर्म ड्रेन्स की बात करते हैं कि बस वो स्टॉर्म को रिफ्लेक्ट करते हैं। देन अपने पास होती है इन्फ्लुएंट स्ट्रीम्स और एफ्लुएंट स्ट्रीम। इन्फ्लुएंट स्ट्रीम में क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो बिलो होगी बेड ऑफ द स्ट्रीम के, ठीक है। अगर ग्राउंड वाटर टेबल बिलो है बेड ऑफ द स्ट्रीम के तो ये हमेशा कंट्रीब्यूट करेगी ग्राउंड वाटर को, ठीक है। तो इन्फ्लुएंट स्ट्रीम्स आर दोज स्ट्रीम विच ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू द ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो ये जो है ये पानी देगी ग्राउंड वाटर को, रिचार्ज करेगी, ठीक है। बट एफ्लुएंट स्ट्रीम में क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो ऑलवेज अबव द बेड लेवल, ठीक है। तो ये जो है ये पानी ड्रेन ऑफ करेगा स्ट्रीम में, ठीक है। तो एफ्लुएंट स्ट्रीम्स आर दोज स्ट्रीम्स which take the contributions from the ground water, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन लेते हैं ग्राउंड वाटर के, ओके। इस टाइप की स्ट्रीम्स को बोलते हैं अपन एफ्लुएंट स्ट्रीम। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर 7 और नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे रन ऑफ के पार्ट 2 को, जिसमें अपन बात करेंगे यूनिट हाइड्रोग्राफ्स के बारे में, इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ्स के बारे में, एस कर्व्स के बारे में, ओके। तो देखता हूँ मैं अगर टॉपिक वाइज अलग अलग सेपरेट होते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया, तो सेपरेट होंगे तो मैं अलग अलग हाइड्रोग्राफ्स के लिए अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। थैंक यू।